हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें ताकि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब बोलोगे सर क्या बोले इतनी जल्दी कि समझ में नहीं आया। ठीक है, वापस से बोलता हूँ। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है टुवर्ड्स दी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इतना बड़ा नाम है, क्या होगा इस पूरे टॉपिक के अंदर, कैसे समझेंगे? तो सिंपल सी लाइन में बता दूं कैसे महात्मा गांधी जी एक मूवमेंट से जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से दूसरा मूवमेंट, जो नया एक और मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स में क्या कनेक्शन था, कैसे इस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने बंद करा और कैसे वो वाला मूवमेंट चालू करा, इस दोनों के बीच की जो पूरी पिक्चर है वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मतलब एक मूवमेंट को बंद करने के बाद और दूसरे मूवमेंट को चालू करने के पहले क्या बीच में सिचुएशन, क्या बीच में खिचड़ी पक रही थी, क्या चीज़ें हो रही थी, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। ये ऐसा था, एक चीज़ बता दूं, आप लोगों ने शायद देखा होगा ना, महात्मा गांधी जी अगर हमारे ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें और सभी चीज़ सिचुएशन देखने की कोशिश करें हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी बहुत बड़े फेमस स्टार हीरो की तरह, वाकई में हीरो है, हमारे देश के लिए बहुत बड़े लीडर भी हैं। और ये जो है एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है सलमान खान की तरह। जैसे सलमान खान नहीं बोलता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। ठीक है, ऐसा ही महात्मा गांधी जी का भी काम था। महात्मा गांधी जी ने जो एक बार बोल दिया है उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनते। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जितने भी मैं मूवमेंट स्टार्ट करूँगा, जो भी सत्याग्रह होंगे, उन सारे मूवमेंट्स के अंदर आप लोगों को क्या नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस नहीं करना है। और क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस, समझ लो यार, नॉन वायलेंस जो है आप लोगों को वापस बताओ, नॉन वायलेंस जो है नहीं होना चाहिए और वायलेंस नहीं करना। अरे सिंपल समझो ना, वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस होना चाहिए। मतलब आप लोगों को हिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस करना है और वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ से कैसे सिचुएशन बिगड़ती है, देखो जरा क्या हुआ। स्पेशली 4 फरवरी के तारीख की बात है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी है, सिटी क्या बोल सकता है, एक प्लेस है जिसका नाम है चौरी चौरा। अब बोले तरीके से नाम है, हाँ नाम है, कोई बात नहीं, चौरी चौरा नाम है। ऐसे आप छोरी और छोरा में समझना, लड़के और लड़कियाँ की, गुजराती लोग जो है, स्पेशली जो गुजरात के आसपास के बॉर्डर्स के लोग हैं, वहाँ पे छोरी और छोरा बोला जाता है। तो ये छोरी छोरा थी, ये चोरी और छोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर एक जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सत्याग्रही, जो महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और जो सत्याग्रह करने वाले लोग थे, इन सत्याग्रही ने क्या करा, इन लोगों ने स्पेशली पुलिस स्टेशन में जाके ही, पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस वाले थे उस पुलिस स्टेशन को बाहर से आग के हवाले कर दिया। मतलब उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और उस पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण लगभग उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने जो बोल सकते जो पुलिसमैन थे ना, लगभग 22 पुलिसमैन थे, उन लोगों की वहाँ पे डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ पुलिस वालों के साथ साथ 3 सिविलियंस की भी इस पूरे हिंसा के अंदर डेथ हो जाती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया कि सत्याग्रही ने पुलिस वालों के डायरेक्ट स्टेशन में जाके आग लगा दिया? देखो, हुआ ऐसा हो सकता है कि जब सत्याग्रह वालों ने कोई मूवमेंट स्टार्ट करा था तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टेंस का माहौल हो सकता है। और इसी बिगड़ती हुई सिचुएशंस के अंदर लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेरा चारों तरफ से, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और इस आग लगाने के कारण लगभग 22 लोगों की डेथ हो जाती है और 3 सिविलियन की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है, जो इस पूरे इंसिडेंट में मर जाते हैं। और इसी के कारण, इसी वायलेंस के कारण महात्मा गांधी जी को बहुत ही बुरा लगता है। और महात्मा गांधी जी 12 फरवरी को फाइनली जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है ना, इसके बाद पूरी तरीके से बंद ही करा देते हैं। मतलब फरवरी में महात्मा गांधी जी एक तरीके से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, फरवरी में 1922 को सिविल डिसओबीडिएंट
हाँ महात्मा गांधी जी फाइनली 1922 को नॉन कॉपरेशन, हाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने बार बार सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बोला है, वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट नहीं है, वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था। वो इस मूवमेंट्स को क्या कर देते हैं, बंद करा देते हैं, कॉल्ड ऑफ करके, मतलब महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ये मूवमेंट तो बंद हो गया। अब महात्मा गांधी जी को इसमें 2 से 3 चीजें जो समझ में आती है। क्या चीज समझ में आई? पहली महात्मा गांधी जी को एक तो ये चीज समझ में आई कि ये जो सत्याग्रही जो है, ये करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को पहली चीज तो मुझे और समझाना पड़ेगा क्या, कि ये हिंसा ना करे, ये वायलेंस ना करे। सेकेंड नंबर पे इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी को ये भी समझ में आया कि इन लोगों को मुझे और ट्रेन भी करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि ये एकदम से वायलेंस ना करे, ठीक है। और साथ ही साथ जो इस पूरे मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था ना कि कांग्रेस जो थे, स्पेशली कांग्रेस के लोग, ये भी इस पूरे सत्याग्रह के मूवमेंट में कहीं ना कहीं साथ थे। तो ये जो कांग्रेसी भी थे, ये भी इस पूरे मूवमेंट से जो ये सब थक जाते, भैया बहुत हो गया यार, ये जो मूवमेंट है बहुत थकाऊ काम था। क्यों थक जाते हैं? टायर्ड होने का रीज़न इन लोगों का ये था क्योंकि सत्याग्रह में करना क्या है, आप लोगों को बैठना है, बैठ के नारे लगाने हैं या साइलेंटली बैठे रहना है, उनको बताना है, जवाब देना, मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बड़ी प्रोसेस थी सत्याग्रह की। तो बहुत सारे लोग थक जाते हैं कांग्रेस के। और ये कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम तो एक काम करें, वही यू टर्न लेके, वही जो हमारी काउंसिल पॉलिटिक्स थी, वही जो इलेक्शन वाली जो पॉलिटिक्स थी, हम उसी के अंदर वापस चले जाए। सो काउंसिल पॉलिटिक्स का मतलब क्या? काउंसिल मतलब कहीं पे जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था, हर जगह इलेक्शंस होते थे, तो इलेक्शंस के लिए उन्होंने काउंसिल्स बना रखी थी, उस काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे इंडियन। तो इन्होंने ये सोचा कि हम वापस वही इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हम काउंसिल इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको याद है, मैंने आपको बताया था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही हम लोगों को पता था कि कांग्रेस ने बाइकआउट करा था काउंसिल इलेक्शंस के अंदर। अब वो बाइकआउट तो कर दिया, वापस क्या करते हैं कि इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हो जाते, रेडी हो जाते कि ठीक है यार, हम लोगों को इलेक्शन में जाना चाहिए, और हम उसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद वही काउंसिल में ब्रिटिशर्स को बताएंगे क्या, एक तो उनकी पॉलिसीज का अपोज करेंगे, उन्हीं पॉलिसी का विरोध भी करेंगे, वही काउंसिल में उस पॉलिसी का रिफॉर्म करेंगे, मतलब उन पॉलिसी को विरोध करने के साथ साथ अगर कहीं उसको और सुधार किया जा सकता है उसको हम रिफॉर्म भी करेंगे, और उन ब्रिटिशर्स को हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि आपकी इस काउंसिल के अंदर क्या नहीं है, आपकी इस काउंसिल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। और अभी भी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि सर डेमोक्रेसी क्या होती है नहीं पता है, तो मेरा बेटा पहले वाले वीडियो देखो जो चैप्टर नंबर 1 था, वहाँ पे हम लोगों ने इन सारे टॉपिक को डिस्कस करा है। तो क्या बताएंगे, ब्रिटिशर्स को बताएंगे कि डेमोक्रेसी आपकी काउंसिल के अंदर नहीं है। इसीलिए इस पूरे टाइम के अंदर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो है एक स्वराज पार्टी भी बनाते हैं ताकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स, जो काउंसिल जो इलेक्शन सिस्टम था उसको वो सपोर्ट कर सके, उस इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और इसी बीच स्पेशली जो इंडिया की जो पॉलिटिकल जो यंग, जिसको बोल सकते हैं ना यूथ, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो लीडर्स क्या चाहते हैं कि वो और दबाव और प्रेशर बनाते हैं कि हम लोगों को रेडिकल मेथड्स के थ्रू जाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के लिए। स्पेशली किन की बात कर रहा हूँ मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको तो पता ही, उन्होंने आर्मी बना रखी थी, और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये मोतीलाल नेहरू जी के ही बेटे थे, और उस समय काफ़ी यंग थे, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से उन लोगों का जो चाचा नेहरू का फोटो देखा है वो 56 के आसपास का देखा हुआ है, जब इंडिया आज़ाद हो गया था। बट आज़ादी से पहले वो ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही बिल्कुल इस तरीके से एज ये में रहेंगे। वो जब यंग थे तब वो चाहते थे कि हम लोगों को जो है अलग तरीके से एक रेडिकल मूवमेंट के साथ हम फ्रीडम ले सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये सिचुएशन देखी, कैसे ये वापस काउंसिल इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, और जो यंग ग्रुप था स्पेशली कांग्रेस का, ये इसके लिए रेडी नहीं था। इसी के बीच क्या होता है, लगभग 1922 के बाद से ये सारे लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए, क्या करें क्या नहीं करें वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत ही माहौल जो बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक, कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। जो टेंशन था स्पेशली ब्रिटिशर्स के साथ नहीं था, टेंशन था कंट्री के अंदर, वो हिंदूज और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं छोटे मोटे जगह पे राइट्स हुए कर रहे थे, दंगे प्रसाद जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हो रही थी, पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी बड़े मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे। इसी बीच इंडिया के अंदर 2 ऐसे बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण वापस जो है
इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज होने लग जाती है और वापस एक उसे नई डायरेक्शन, एक नई स्पीड वापस मिल जाती है। होता है कि नहीं, कभी कभार गाड़ी चल रही थी, चलते 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 रुक गई और बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चल रही, क्योंकि पेट्रोल है नहीं उसके अंदर, अब क्या करें। और इसी बीच जो है गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है और पेट्रोल डली, आग लगी और धमाके के साथ जो है गाड़ी हमारी तेज चल रही है। और जहाँ भी ऐसा ही होता है, यहाँ क्या होता है, दो करंट इशू आते हैं। पहला इशू क्या आता है, पहला इशू जो है सडनली एक दिन का इशू नहीं है, ये धीरे धीरे इशू बन जाता है। कैसे बन जाता है, 1926 ईयर से देखो समझते जाना। 1922 के अंदर क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ। 1926 से क्या होता है, धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। आप बोलोगे सर इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हो रही है या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती है, मार्केट कम गिरते जाता है, जो प्रोडक्ट के प्राइस है, जो कंपनियों के शेयर रेट होते हैं वो बहुत हद तक गिर जाते हैं, बहुत ही गिर जाते हैं, मतलब कॉलेप्स जैसी सिचुएशन आ जाती है। और यही सिचुएशन 1926 से स्टार्ट होता है और 1930 आते आते तो जो प्राइस थी ना स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो तो कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। कैसे हो जाती है देखो जरा। 1926 में क्या हुआ, 1926 के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब मार्केट की हालत बहुत ख़राब होते जाती है। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो ये लोग अब क्या कर पा रहे हैं, ये लोग कोई नया प्रोडक्ट जो है परचेज नहीं कर रहे, मतलब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया क्या करता था, इंडिया रॉ मटेरियल बेसिकली इंडिया से जो कच्चा माल होता था वो बना के विदेशों में बेचता था। अब विदेशी लोग जो थे वो स्पेशली इन चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो इंडिया से कोई भी नया माल इंपोर्ट नहीं कर रहे। इस इंपोर्ट के रिडक्शन होने के कारण, इस इंपोर्ट का रिड्यूस हो जाने के कारण क्या होता है, इंडिया के जो स्पेशली जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपनी फसल्स या अपने क्रॉप्स या अपने हार्वेस्ट को सेल करने की में एक तरीके से सेल कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया, इन प्रोडक्ट की डिमांड अब मार्केट में रही नहीं और जो खरीदना चाह रहा है वो बहुत कम रेट में खरीद रहा है और धीरे धीरे आगे जाके तो कम रेट में भी खरीदने की तैयार नहीं होते। तो इससे तीन सिचुएशन खराब हो जाती है। पहला जो है एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, सेकेंड नंबर पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और थर्ड नंबर पे जब कोई खरीदेगा नहीं तो इन लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो ये आगे जाके रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को जो टैक्स पे करना था वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, और जब टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो ब्रिटिशर फिर वापस डंडे उठा के धमाधम पिटाई धुलाई करना जो है वो चालू कर देते। तो ये एक माहौल खराब चल ही रहा था। सेकेंड एक और जो इसी पूरे टाइम पीरियड के अंदर 1926 से लेकर तो 1930 के बीच में एक और जो सेकेंड जो माहौल खराब होता है वो होता है साइमन कमीशन के कारण। अब आप लोग बोलोगे सर ये साइमन कमीशन क्या है। देखो साइमन कमीशन में बताओ, इस साइमन कमीशन का जो रियल नेम है, इस साइमन कमीशन का रियल नाम था द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। वापस रिपीट कर देता हूँ, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशंस। और इसका बेसिकली काम ये था कि वो इंडिया के अंदर, हाँ ये कमिटी थी, एक कमीशन बनाया गया था और इसका बेसिकली काम ये था कि वो इंडिया के अंदर जाएं, इंडिया के अंदर जाके इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, इंडिया के अंदर कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है वो रिफॉर्म करें और इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, ये साइमन कमीशन का काम था। अब इसका साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा गया क्योंकि इस पूरी कमिटी के जो प्रेसिडेंट या जो चेयरपर्सन थे, हाँ चेयरपर्सन बोला जा सकता है, प्रेसिडेंट तो नहीं बोला जा सकता, जो चेयरपर्सन थे वो चेयरपर्सन का नाम था जॉन साइमन, और जॉन साइमन के नाम से इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन कौन बनाता, तो ये साइमन कमीशन बनाते स्पेशली ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन के समय टोरी गवर्नमेंट थी, ये साइमन कमीशन बनाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यार ब्रिटेन वाले इतने अच्छे कैसे हो गए, ये क्यों हमारे इंडिया के लिए रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ये क्यों हमारे इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हो गया कि ये इतने मीठे मीठे जो हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो उसका रीजन जो था स्पेशली ब्रिटेन की पॉलिटिक्स थी। ये वैसे आपके सीबीएसई के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये रिलेट हो जाए, समझ में आ जाए कि क्यों ये ब्रिटिशर इतना अच्छा काम कर रहे थे, है ना। हमको डाउट होता है ना कि यार क्यों ये इतनी मीठी मीठी बातें करने लगे। तो इसका जो रीजन ये था, पहला और जो इंपॉर्टेंट रीजन ये था, स्पेशली ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स थी, ब्रिटेन के अंदर जो है अलग अलग पार्टीज जो थी उस समय जो है वो ब्रिटेन के अंदर थी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस तरीके से वहाँ भी सिचुएशन ऐसी थी। वहाँ पे जो पार्टीज थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी थी, ठीक है। इस तरीके से दो जो पार्टी के बीच में टेंशन था, और उस समय जो पार्टी रूल कर रही थी वो कंजर्वेटिव थी, और उनको लगा कि अभी हमारे पास मौका है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, उस इलेक्शन से पहले
क्यों ना हम एक साइमन कमीशन बना दिया जाए, एक कमेटी बना दी जाए जो इंडिया के अंदर जाके रिफॉर्म करेगा। नहीं तो अगर हम इलेक्शन हार जाएंगे तो शायद जो लेबर पार्टी आएगी, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इंडिया जैसी कंट्री को मैनेज करने का, और हमको शायद इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। इसीलिए वो इंडिया के अंदर इन जो है कमेटी को पहुंचाते हैं। इस कमेटी के अंदर जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था जो हमको समझना है वो इसका अपोज करने का, क्योंकि ये कमेटी जो बनती है कब बनती है, ये बनती है नवंबर 1927 के अंदर। ठीक है, नवंबर 1927 में बनी। कहाँ पे बनी? ब्रिटेन के अंदर। इस पूरी कमेटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेवन मेल रिप्रेजेंटेटिव थे। 7 लोगों की कमेटी थी, 7 लोगों का ग्रुप था, और इन 7 लोगों के अंदर 7 के 7 जो थे वो विदेशी थे, फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे। अब सोचो जरा, एक भी आदमी इसके अंदर इंडियंस नहीं है। आप सोचो ना जरा, इंडिया के लिए इंडिया की रिफॉर्म की बात की जा रही है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम करना है उसकी बात की जा रही है, उसके अंदर एक भी इंडियंस नहीं है। तो इंडियंस को तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसको ऐसे समझो, मान लो आपकी शादी है और आपकी ही शादी है और आप ही को नहीं पता कि आपकी होने वाली दूल्हा और दुल्हन कौन है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा ना कि मेरी शादी मुझे ही नहीं पता, सारे आप मुझे ही नहीं बता रहे हो कि मेरा कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, तो कितना टेंशन होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही था। साइमन कमीशन बन गया, नवंबर में बना 1927 में। 27 में बनने के बाद जहाज में बैठे ये लोग, जहाज में से बैठ के वापस धीरे 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 करके इंडिया आते हैं, और इंडिया आते आते 1928 हो जाता है। जैसे ही 1928 के अंदर इंडिया पहुंचे, इंडिया ने भी इन लोगों का क्या करा? वेलकम करा। और किस चीज़ के साथ वेलकम करा? इंडियंस ने इनका वेलकम करा स्पेशली फेमस स्लोगन के साथ, जिसका नाम था गो बैक साइमन। साइमन कमीशन को गो बैक के नारे दिखाए, काले झंडे दिखाए, वापस जाओ, कौन जाओ? साइमन कमीशन। तो इस तरीके से इंडिया में इसका बहुत ही बुरी तरीके से स्वागत किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से वेलकम किया गया, स्पेशली इन लोगों को वापस जाने के लिए बोला गया। लेकिन साइमन कमीशन भी मानने को तैयार था नहीं, ये भी इंडिया में जो है इसका जो वक्त था विजिट करते रहा, हर अलग अलग जगह पे जाते रहा, और हर जगह पे इन लोगों का विरोध होता रहा पूरे इंडिया के अंदर। और इसी एक विरोध के अंदर स्पेशली मैं बात करूँ, जब ये 1928 के अंदर इंडिया आते हैं, इसी इंडिया में आने के बाद स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ पंजाब के अंदर, जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का हिस्सा है, इस पंजाब के अंदर हमारे देश के फेमस जो पर्सनालिटी जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाला लाजपत राय जी जो थे, इनकी जो है डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है? क्योंकि ये इनका विरोध करते हैं, और इस विरोध के अंदर बहुत सारे पुलिस वालों के डंडे पड़ते हैं ना, उस डंडे से इनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये है नवंबर के अंदर 1929 नवंबर में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और देखो जरा, ये 1928 से था, इंडिया में लगभग 5-7 महीने से इंडिया के अलग अलग जगह पे घूम ही रहा था, और हर जगह पे इसका विरोध हो रहा था। और उस समय जो इंडिया के करंट वॉइस रॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, उनको लगा कि यार इस माहौल को कैसे ठंडा किया जा सके, कैसे इस पूरी सिचुएशन को मेंटेन करे, उसके लिए वो एक नई स्कीम लेके आते हैं। ठीक है, वो क्या स्कीम है मैं उसको समझाऊं, उसके पहले आप ये समझो कि ये वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है। देखो, वॉइस रॉय तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, स्पेशली रणबीर कपूर की, कौन सी है, रॉय जो मूवी थी, जो बहुत ही फ्लॉप मूवी हो गई थी, है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वॉइस रॉय। वॉइस रॉय का मतलब ये होता है, किसी गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का कोई एक बड़ा सा हिस्सा को रन करने के लिए जिस एक पर्सन को रिप्रेजेंट या जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसको बोला जा सकता है एज अ वॉइस रॉय। और इंडिया जो थी उस समय ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, उस पूरे इंडिया को जो कंट्रोल करते थे उस समय वो थे लॉर्ड इरविन, जिसको बोला जाता था वॉइस रॉय। तो उस तरीके से देखा जाए तो इंडिया की पूरी कमांड किसके हाथ में थी? तो इंडिया की पूरी कमांड जो है वॉइस रॉय के हाथ में थी। और उस वॉइस रॉय को लगा कि कैसे भी सिचुएशंस को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, सिचुएशन जो हाथ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन भी थे वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने एक काम करा, उन्होंने स्पेशली अक्टूबर के अंदर इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया। आप बोलोगे सर ये लॉलीपॉप क्या है, चॉकलेट क्या दिया? इसको लॉलीपॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या करा, अक्टूबर के अंदर एक ऑफर दिया इंडिया को, स्पेशली डोमिनियन स्टेटस का। अब आप बोलोगे सर डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो जाता है कि इंडिया जो है अपने इस एरिया पे रूल वो खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा ऑफर दे दिया। तो हम लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा? इन्होंने जो ऑफर दिया था ना, इन्होंने ऑफर ऐसा दिया एक तरीके से लॉलीपॉप जैसे, कि हम आपको इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इंडिया ने पूछा कब दोगे सर? तो इन्होंने बोला कि हम आपको स्टेटस देंगे आगे फ्यूचर में। आगे फ्यूचर में कब?
तो वो डेट जो है इन्होंने नहीं बताई, मतलब इन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई थी। और यही इंडिया की टेंशन का, इंडियंस के अंदर स्पेशली टेंशन का माहौल क्रिएट करने वाली सिचुएशन हो जाती है। आप इसको समझो ऐसे, जरा एक बच्चा अपने पापा के साथ गया घूमने के लिए मार्केट में, और एक चॉकलेट, एक उसको बहुत अच्छा टॉय दिख गया, ठीक है, उस टॉय को देख के वो जिद करने लगा, नहीं पापा ये टॉय तो मुझे चाहिए। और पापा बहुत समझदार, पापा ने कहा यार ये टॉय कितने का है, उन्होंने पूछा तो उसने बोला, शॉपकीपर ने, सर ये जो है, ये जो कार है ये 5000 की है। पापा ने कहा यार 5000 रुपये बिगाड़ने से अच्छा है, उसी शॉप में उनको एक चॉकलेट दिखी, बेटा ये चॉकलेट ले लो। उन्होंने पूछा चॉकलेट कितने की है, बोले 5 रुपीज़ की, ये चॉकलेट लो। बेटे ने पूछा पापा ये टॉय क्यों नहीं दिलाया, तो पापा ने बोला कि ये जो टॉय है मैं आपको आगे फ्यूचर में दिलाऊंगा। वो छोटा बच्चा था, वो मान गया, लेकिन हमारे इंडियंस जो थे वो नहीं माने। उनको समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशर्स जो है ये तो मूर्ख बना रहे हैं हम लोगों को, उल्लू बनाने वाले, ये आगे जाके कोई भी हम लोगों को इस तरीके से स्टेटस नहीं देंगे। तो वो उसके अगेंस्ट में थे, सिचुएशन खराब ही थी। लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया, डोमिनियन स्टेटस को ऑफर दे दिया। इसी को और मैनेज करने के लिए लॉर्ड इरविन क्या करता है, लॉर्ड इरविन एक और ऑफर दे देता है कि हम जो है अब आगे वाले टाइम में 1930 से लेके तो 1932 तक हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इसी मुद्दे के ऊपर स्पेशली डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आप लोग जो है सभी इंग्लैंड आएंगे, इंग्लैंड में आप लोगों का स्वागत करेंगे। इस तरीके से एक और ऑफर दे देता है, किस चीज़ का, राउंड टेबल का। आप बोलोगे सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? देखो राउंड टेबल का मतलब ये होता है, एक टेबल है, उस टेबल जो है गोल सरफेस में, गोल मतलब उसका जो टेबल का जो टॉप नहीं होता है वो गोल है, और उस तरीके से उसको बुलाया गया राउंड टेबल। और इस राउंड टेबल मतलब ब्रिटेन के अंदर एक जहाँ पे मीटिंग की जाएगी उसको राउंड टेबल के नाम से हम जानते हैं। अब इसको यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा चले जाएगा, आप लोगों को हम लिंक से ही हट जाएंगे, ठीक है। सो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आप लोग आना, और वहाँ पर हम इसमें क्या रिफॉर्म किया जा सकता है उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ से सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो जाती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो कांग्रेस के जो यूथ थे या जो रेडिकल ग्रुप्स के जो लीडर थे, स्पेशली नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी, इन लोगों की तो समझ से बाहर हो जाती। बोले ये क्या है यार, ब्रिटिशर हर बार हमको नया कोई ना कोई ऑफर देते जाते हैं, कभी ये ऑफर कभी ये ऑफर, हमको फ्रीडम कब देंगे, इंडिपेंडेंस कब देंगे। और फाइनली जो है स्पेशली नेहरू जी की प्रेसिडेंटशिप के अंदर लाहौर के अंदर जो है एक पूर्ण स्वराज के लिए क्या करते हैं, ये एक पूर्ण स्वराज की मांग कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से फुल इंडिपेंडेंस, फुल स्वतंत्रता की या फुल फ्रीडम की जो है ये डिमांड करने लग जाते हैं, जिसको बोला जाता है पूर्ण स्वराज। और ये क्या करते हैं, स्पेशली दिसंबर के अंदर सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, हम जो जनवरी आने वाला है ना, इस जनवरी के अंदर स्पेशली एक डेट फिक्स करते हैं। उस डेट का नाम था 26 जनवरी, और 26 जनवरी को हम भारत में पहली बार एक स्वतंत्रता दिवस, एक इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। इस तरीके से ये लोग सारे के सारे जो लोग हैं वो स्पेशली डिसाइड करते हैं, और यहीं से ये जो इंडिपेंडेंस जो डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1930 को। अब ये कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लाहौर के अंदर कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की मांग के लिए सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस 26 जनवरी को इतना ज़्यादा अटेंशन, इतना ज़्यादा हाईलाइट ये नहीं होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी यहाँ से जो है एक नई सिचुएशन लेके जाते हैं, और इस सिचुएशन को पकड़ के गांधी जी एक लेटर लिखते हैं। और लेटर लिखते हैं किसको, लॉर्ड इरविन को। उसके बाद जो है उस लेटर के अंदर अपनी 11 डिमांड रखते हैं, और वो डिमांड अगर फुलफिल हो जाती है तो ठीक है, और अगर फुलफिल नहीं होगी तो वो जो है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। सो आज का ये जो टॉपिक है हमारा यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्पेशली एक वीडियो में हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली सॉल्ट लॉ जो मार्च था, जो सॉल्ट ब्रेक करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक स्पेशली और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पेशली गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी, उन 11 डिमांड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज जितना भी इस वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करा है, इससे रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चंस बने जा सकते हैं या जो पूछे जा सकते हैं उसको, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के बाद एंड में इंक्लूड करा है। सो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी चीज़ समझ में आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, एंड कमेंट करने का टाइम रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।